हमने लास्ट क्वेश्चन याद कर लिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास कौन सा 10 4.10 एनसीईआरटी। तो 10 क्वेश्चन के बाद आपके पास क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में। अब हम खुद के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर। टू वेक्टर ए एंड बी आर डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। तो एक वेक्टर जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वेक्टर ए गया होगा वाई एक्सिस के अलोंग, ओके। तो वाई एक्सिस के अलोंग गया है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, जे कैप। क्या बनेगा, जे कैप। वाई एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। एंड जेड एक्सिस, ए गया है जेड एक्सिस के अलोंग। अब वाई तो मैंने ऐसा बना लिया, तो जेड ऐसा बना लो, ओके। ये जेड एक्सिस बना लिया। जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर की क्या होती है, के कैप। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी क्रॉस ए। बताइए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा। तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो बी किसके अलोंग गया है, जेड के अलोंग। तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन है, के कैप। और ए का यूनिट वेक्टर कौन है, जे कैप। ए का यूनिट वेक्टर जे कैप। मैंने उस दिन बताया था आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। अगर आई को जे की तरफ टर्न करोगे तो के आएगा, जे को के की तरफ टर्न करोगे तो आई आएगा, और के को आई की तरफ मूव करोगे तो फिलहाल आप के को जे की तरफ मूव कर रहे हो, अपोजिट। तो के को जे की तरफ, जे को के की तरफ करते तो आई आता, के को जे की तरफ करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई कैप। मतलब जो आपका वेक्टर होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है आई कैप और नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, माइनस आई कैप। समझ में आया। तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस आई कैप। तो आंसर इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ, समझ में आया। फिर से समझाऊं क्या, बन जाएगा ना। चलिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। हाँ बोलिए, जीरो वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती है। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन, जीरो तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। ये आपके पास कोई वेक्टर है ए बी, ए टू बी। मैंने कैसे समझाया था जीरो वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, एक समय पे लाओ, इसको आप समेट दो। अगर ये छोटा सा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा कि इसकी डायरेक्शन ये है, और छोटा रहेगा। बट एक समय पे आपने इसको इसी के ऊपर ला के रख दिया तो ये क्या बनेगा, पॉइंट। क्या बनेगा, पॉइंट। आपने छोटा किया कर 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 करके इसको पॉइंट बना दिया। अब पॉइंट बना दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या दिख पाएगी, नो। तो आंसर नॉट डिफाइंड। क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो लिखिए कॉपी में, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। जीरो वेक्टर को आप कैसे शो कर सकते हो, जीरो वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ए पे स्टार्ट और ए पे खत्म, ए वेक्टर, ओके। आर्बिट्ररी भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब मनोवांछित, इच्छा से कुछ भी आप कोई भी डायरेक्शन बोल सकते हो उसकी, आर्बिट्ररी। कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं कि कौन सी होगी, आंसर आर्बिट्ररी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जानते हैं हम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। ये मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना। आई कैप और जे कैप का, आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ए अलोंग टू आई कैप एंड 3j कैप अलोंग आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। देखो बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक एक करके पार्ट में समझाऊंगा। है आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। देखो ये हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले थोड़ा डिटेल में समझ लो। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। x एक्सिस का एक कदम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड i कैप। y एक्सिस का एक कदम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड j कैप। तो ये इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था दो वेक्टर का सम, तो ये क्या आता है बेटा, i कैप प्लस जे कैप। याद आया। अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये भी कितना होगा, जे कैप। तो ट्रायंगल लॉ से ये होगा आई कैप और ये क्या होगा, जे कैप। क्लियर है ना, ठीक है।
अच्छा आई कैप प्लस जी कैप, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो बहुत सिंपल है, आई कैप और जे कैप का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इक्वल्स टू अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना रूट 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो रूट कितना हुआ 2, समझ में आया ना। पढ़ाया ना अपन ने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना। माइनस आई कैप माइनस जी कैप तो अभी मैंने सॉल्व ही नहीं किया, हाँ अलग से निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड अलग अलग, ये हो गया इसका समझ में आया, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन निकालिए, तो डायरेक्शन क्या होती है, ये वाला थीटा, थीटा होता है ना डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू ये वाला मैग्नीट्यूड अपॉन ये वाला मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 लगा हुआ है, इसके आगे भी कितना लगा हुआ है भाई जे कैप का मतलब 1 जे कैप, जैसे यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1, भाई थीटा वेक्टर की फॉर्म में थोड़ा ना आएगा, थीटा तो कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा 1 अपॉन 1, tan थीटा इक्वल्स टू कितना 1, ठीक है भैया। tan थीटा 1 को क्या लिख सकते हो, tan कितने डिग्री 45 डिग्री, कितने डिग्री 45 डिग्री, आंसर थीटा इक्वल टू कितने डिग्री 45 डिग्री, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट देखो बेटा, ये अब आई कैप प्लस जे कैप था, अब है आई कैप माइनस जे कैप, हाँ ये डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन पूछा ना, व्हाट अलोंग व्हाट इज द कंपोनेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन आ गया आई कैप प्लस जे कैप का कितने डिग्री 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सारे सवाल पूछना तुम्हारे जितने मन में हो, है ना, भले 1 लाख सवाल उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल पूछ के क्लियर करना, जिंदगी का सवाल है पूरा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आई कैप माइनस जे कैप, वैसे तो देखो आपको मैं बोलूं आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड तो बिना कुछ करे ही आप निकाल सकते हो, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर, तो आंसर अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, कितना हो गया √2, समझ में आया। अब डायरेक्शन शायद आपको याद है जब मैंने कंपोनेंट पढ़ाया था तो मैं आपको डायरेक्शन मैंने करवाई थी tan इनवर्स b अपॉन a, जब मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ाया था, अगर आपको भूल गया तो मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने ये बताया था ये वेक्टर a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, याद आया, तो ये एंगल था थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू ay परपेंडिकुलर कंपोनेंट ay अपॉन बेस कंपोनेंट ax, तो tan थीटा इक्वल टू ay अपॉन ax, याद आया, करवाया कि नहीं करवाया, ठीक है ना। अगर नहीं भी करवाया याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो देखो ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, बट मैं इसका पूरा ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है आई कैप, तो यहां तक का हो गया आई कैप, जे कैप बेटा ऊपर की तरफ जाता है, बट अब आपको चाहिए माइनस जे कैप, तो नीचे की तरफ जाओगे तो ये क्या मिलेगा माइनस जे कैप। चलो पैरेललोग्राम बना दो, तो इसका पैरेललोग्राम तो फिलहाल यही बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा, इसको नीचे जान दो, ये वाई एक्सिस है नेगेटिव साइड का वाई डैश, ठीक है ना, तो ये है आई कैप, अगर ये है माइनस जे कैप तो ये भी कितना होगा माइनस जे कैप, ट्रायंगल लॉ से ये ऐसा तो ये ऐसा, क्या होगा ये आई कैप प्लस माइनस का जे कैप, दैट विल बी आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है ना। अब आपको मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल दिया, समझ में आया, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्शन निकालनी है थीटा, क्या निकालना है थीटा, क्लियर हुआ, डायरेक्शन थीटा साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर अगर प्लस 45 बनेगा तो नीचे क्या बनेगा -45, क्योंकि नीचे का एंगल नीचे की तरफ जा रहा है ना क्लॉकवाइज, तो नीचे -45, नहीं तो फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है -1, गुड, -1 अपॉन पैरेलल कंपोनेंट कितना +1, tan थीटा इक्वल टू हो गया -1। अब बेटा हायर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan 45, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, याद आया, नेगेटिव एंगल फार्मूला, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, -1 की वैल्यू क्या
समझ गए ना? तो आप इसको कैसे याद करोगे? आप तो सीधा तरीका लगाओ, ये माइनस है, ये माइनस छोड़ दो, छोड़ दिया माइनस। 1 की जगह कितने डिग्री होता है? 1045। ये तो बचपन में पढ़ के आए हो। अब अपन ने पढ़ा था कि अगर 10 का माइनस होता है तो माइनस को बाहर कर देता है, तो बाहर वाले माइनस को अंदर भी तो कर सकते हैं, तो उसको अंदर कर दो। तो tan थीटा इक्वल टू 10 क्या माइनस का 45 डिग्री। आंसर कितने डिग्री? -45 डिग्री। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये नोट कर लो इसको फटाफट, ये आंसर हो गया। एनसीईआरटी फिनिश हो गए, एनसीईआरटी हो गई इसकी वेक्टर की। एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन थे वेक्टर के, कल हो गए पूरे। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्वेश्चंस की शीट मैं दे दूंगा आपको, आपको केवल आंसर नोट करना है, ठीक है ना? क्लास ले रहा हूँ, क्लास से फ्री होकर बात करता हूँ आपसे, अभी तो कोई नहीं। और वो अंशुल को भेजो, आपको भेजना हो तो, अभी तो क्लास चली रही। ठीक ठीक है, सही आ गया बच्चों समझ? ओके, तो ये हमारे मैग्नीट्यूड हो गए। तो मैग्नीट्यूड देख लो दोनों के, हाँ √2 डायरेक्शन एक का +45, दूसरे का -45। हाँ ये देखो -45। ओके, तो I - J का कितना बनाना है? -45। समझ में आ गया एकदम? चले आगे, हाँ निकाल रहा हूं, उसको सॉल्व कर रहा हूं, है उसको सॉल्व कर रहा हूं। यस, एक पार्ट है इसमें, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस। इसका इस वेक्टर की डायरेक्शन में और इस वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, ठीक ना? इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। रुकना जरा, देखना अच्छे से समझना है इसको। आपको याद है मैंने एक दिन पढ़ाया था प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर, याद है? मतलब यदि कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और ये जा रहा है वेक्टर बी, तो ये जो गिरेगा, ये गिरेगा इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, ये चीज। तो ये वेक्टर ए है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? मॉड ए। इसकी लंबाई कितनी होगी? मॉड ए। इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसके ऊपर बी के ऊपर, बी तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो बी के ऊपर जो कंपोनेंट गिरेगा, दैट कंपोनेंट विल बी मॉड ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट होगा मॉड ए कॉस थीटा जो इसके ऊपर गिरेगा। तो मैंने इसको निकालने का एक मेथड बताया था कि अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, मतलब कितना कंपोनेंट गिर रहा है, वो निकालना हो तो उसका एक तरीका है, याद हो आपको? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिसके ऊपर गिर रहा है उसका मॉड। याद आया? जिसके ऊपर गिर रहा है, जैसे बी के ऊपर गिर रहा है तो बी का मॉड, ठीक है ना? अगर आप फिलहाल बेसिकली आप निकाल क्या रहे हो? आप निकाल रहे हो मॉड ए कॉस थीटा, आप निकाल रहे हो मॉड ए कॉस थीटा, ये इसका आंसर होता है। ये इक्वल होता है मॉड ए कॉस थीटा के। कहां से? एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। आपको पता है मॉड ए, सॉरी वेक्टर ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इतना पार्ट बचा लो तो मॉड बी को कहां भेजना पड़ेगा? नीचे। मतलब ए कॉस थीटा निकालना है तो बी को नीचे भेजो, और बी कॉस थीटा निकालना है तो ए को नीचे भेजो। मतलब जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसको नीचे भेजना पड़ेगा। आया समझ में?
तो अभी देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास हाल ये है इस क्वेश्चन के कि हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना है, सॉरी व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इसके अलावा। तो हालात ये हमारे पास कि ये वेक्टर हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप और नीचे से ये वेक्टर जा रहा है जिसका नाम है i कैप प्लस j कैप। हमें निकालना है कि इसका कंपोनेंट इसके ऊपर कितना गिरेगा, ये निकालना है अलग से, दोनों कंपोनेंट इसका इसके ऊपर और इसी वेक्टर का इसके ऊपर। समझ में आया? तो तरीका क्या है, इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो वेक्टर ए, इसका नाम दे दो वेक्टर बी। तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी। हाँ बताओ क्या आएगा नीचे, मॉड बी, नीचे क्या आएगा मॉड बी। बी के ऊपर निकाल रहे हैं ना बेटा, बी क्या है आई कैप प्लस जे कैप। चलो सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी, ए क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, बीच में क्या डॉट, बी क्या है i कैप प्लस j कैप अपॉन मॉड ऑफ b। अभी निकालें मॉड ऑफ b अंडर रूट 2, नहीं निकालना है दोबारा से। तो देखो मॉड b मतलब इसका मॉड, इसका क्वेश्चन क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, अगले का क्वेश्चन क्या है 1, फिर से उसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने का सीधा तरीका मैंने बताया था, सेम सेम को मल्टीप्लाई, 2 into 1 कितना 2, बीच में कौन सा साइन 3 into 1 कितना 3 अपॉन कितना 1 plus 1 कितना हुआ 2। आंसर 5 by रूट 2 जीरो हो जाएगा। तो यही सब तो करके मैंने बताया था ना कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, x का कंपोनेंट x से, y का कंपोनेंट y से, z का कंपोनेंट z से। बताया था ना मैंने ax bx ay by az bz। तो अपन की तो आदत पड़ गई है, ठीक है ना। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर b, मतलब a का कितना लेंथ b के ऊपर गिरेगा। सेकेंड वाले का देखो तो प्रोजेक्शन ऑफ उसमें a चेंज हो जाएगा, a तो यही रहेगा, सॉरी b चेंज हो जाएगा। सेकेंड वाले में a तो यही रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप, गिराना किसके ऊपर है i कैप माइनस j कैप। तो वही फॉर्मूला, दोनों का प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप माइनस j कैप और इसका मैग्नीट्यूड नीचे तो 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, वो तो रूट 2 ही आएगा, आया ना। हाँ ऊपर 2 एकम 2, 2 1 जा 2, माइनस कितना 3, आंसर माइनस 1 बाई रूट 2। प्रोजेक्शन बट नेगेटिव होता नहीं तो प्लस में लेंगे, माइनस 1 बाई रूट 2। क्लियर है? तो ये बन जाएगा अपने पास। लेंथ है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं ली जाती है, वो केवल ये बता रहा है कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर भारी पड़ेगा उस पर, उसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो पीछे की तरफ आएगा, वो केवल डायरेक्शन बता रहा है, डोंट वरी। हाँ लिख दो, प्रोजेक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट वुड बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव ओनली। ओके अच्छा, एक बात मैंने आपको यहाँ पे और बतानी है मेरे को कि अभी जो आपने प्रोजेक्शन निकाले हैं वो केवल लेंथ कंपोनेंट निकाले हैं। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बन दे तो क्या होगा, देखो अगर प्रोजेक्शन वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर इसने क्लियर नहीं करा है कि कंपोनेंट कौन से वाले, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हाँ मतलब वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। अभी आपने क्या निकाला, इसका कौन, इसका इसके ऊपर कितना हिस्सा गिरेगा, गिरेगा ना, इसका इसके ऊपर कितना हिस्सा गिरेगा आपने निकाला 5 बाई रूट 2। अब बट गिरेगा, जब ये वेक्टर है तो इसके ऊपर गिरने वाला हिस्सा भी तो वेक्टर होगा ना, कहो है। अगर ये क्या है बेटा वेक्टर है कि नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट
कंपोनेंट टूटेंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ऊपर, बोलो हाँ। तो इसका जो ये कंपोनेंट गिरेगा, आज बेटा, इसका जो ये कंपोनेंट गिरेगा, नीचे वाला जो कंपोनेंट गिरेगा, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, किसके अलोंग होगी? ए वेक्टर तो वो खुद है। चलो सुनो, ये कोई वेक्टर है, अब इसको आपने नीचे वाले कंपोनेंट के ऊपर ब्रेक किया, मतलब इसका कुछ हिस्सा देखो, जैसे कि मान लो तुम रस्सी को ऐसे खींच रहे हो, तो रस्सी को ऐसे खींच रहे हो तो कुछ पुल इस तरफ जाता है और कुछ पुल इस तरफ जाता है, हाँ या ना? तो एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ, हमको प्रोजेक्शन चाहिए किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो हमने इसका वो वाला हिस्सा निकाल दिया जो नीचे की तरफ है, तो नीचे वाले हिस्से की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? नहीं है अभी भी समझ में? इसका हमने कंपोनेंट निकाला इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? वेक्टर ए के अलोंग या वेक्टर बी के अलोंग? बस इतना ही तो सुनना चाह रहा हूं, वेक्टर बी के अलोंग। तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है कि ऊपर वाले वेक्टर का इतना पार्ट जो है नीचे वाले वेक्टर के अलोंग गिर रहा है। अब इसको डायरेक्शन दे दो, तो इस पे डायरेक्शन किसकी आएगी? वेक्टर बी की आएगी ना। तो डायरेक्शन देने वाला वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो इसका जो कंपोनेंट टूटेगा डायरेक्शन कंपोनेंट, उसमें आपको यदि इसका वेक्टर कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, वेक्टर कंपोनेंट, तो कैसे करोगे? आपका मैग्नीट्यूड कितना आया? 5/√2 को वेक्टर दे दो। कौन सा वेक्टर? बी कैप। बी कैप मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन दे दो, दिशा दे दो, तो दिशा दे दो। तो बी कैप कैसे निकालेंगे? 5/√2। बी कैप मतलब इसका यूनिट वेक्टर I कैप प्लस J कैप, यूनिट वेक्टर मतलब गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √2। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा? 2। 5/2 I कैप प्लस J कैप, ये होगा इसका वेक्टर कंपोनेंट। आया समझ में? नहीं आया? ये इसका वेक्टर कंपोनेंट होगा 5/2 I कैप प्लस J कैप, किसके अलोंग? वेक्टर बी के अलोंग। ठीक है? क्लियर हो गया? अब इसका भी निकाल लो वेक्टर। इसका देखो, ये इसका स्केलर कंपोनेंट है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड गिरा, इसका जो कंपोनेंट गिरा वो -1/√2 है। अब इसके अलोंग गिरा है ना, तो आपको डायरेक्शन देनी है, तो किसकी डायरेक्शन दोगे? इसी की। तो इसका जो वेक्टर कंपोनेंट निकलेगा, वेक्टर कंपोनेंट निकलेगा, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड -1/√2, ओके, इनटू यूनिट वेक्टर। क्या होगा यूनिट वेक्टर? I कैप माइनस J कैप अपॉन √2। मैंने फॉर्मेलिटी नहीं करी, √1² + 1²। ओके, आंसर कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दो, J कैप प्लस में हो गया, I कैप माइनस में, अपॉन कितना? √2 × 2, 2। नोट करिए, ये इसके वेक्टर कंपोनेंट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है जैसे क्वेश्चन। देखो अभी व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो इन्होंने वेक्टर का कंपोनेंट मांगा है, तो हमारे मन में ये अराइज हो रहा है कि आपने वेक्टर की कंपोनेंट का केवल लेंथ मांगा है। जब लेंथ की बात करते हो तो बात करते हो प्रोजेक्शन की। किसकी बात करते हो? प्रोजेक्शन की। समझ गए ना? अब एक्चुअली क्या है, जैसे हम ये इसकी पेन की छाया बना रहे हैं, ये पेन की छाया, नीचे छाया बनेगी, ऊपर मान लो सन है तो नीचे छाया बनेगी। अब इस पेन की एक्चुअली डायरेक्शन तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है ना, बट आप इसकी डायरेक्शन मान लो U to U, तो जो नीचे छाया बनेगी उसकी भी डायरेक्शन ऐसी बनेगी ना, फॉरवर्ड। आया ना? तो हमें एक मिनट इसका प्रोजेक्शन निकालना, मतलब छाया की लेंथ निकालना। दूसरा, इसके प्रोजेक्शन का वेक्टर निकालना, मतलब जो छाया है उसका भी वेक्टर निकालना। तो वेक्टर की डायरेक्शन तो होगी ना, तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आपने इसका प्रोजेक्शन जिसके ऊपर गिराया है वो जिस दिशा में जा रहा है वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन देने के लिए क्या करो? यूनिट वेक्टर निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। आया ना? क्लियर है ना? समझ में आया? सिविल लाइन जाना है, एक कदम चला और बोल दिए ऐसे करके 500 कदम चल जाओ, मतलब मैं ये दे दी मैंने यूनिट वेक्टर, ये दे दिया मैंने क्या? यूनिट वेक्टर। एक कदम और मैग्नीट्यूड जितना है मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ? ठीक है?
क्वेश्चन था। अभी मैं सॉल्यूशन में देख लेता हूं कि इन लोगों ने स्केलर कंपोनेंट निकाले हैं या वेक्टर कंपोनेंट निकाले हैं। वैसे मुझे लग रहा है वेक्टर कंपोनेंट आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है यहाँ पे फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना? तो एक बात आप बताओ, किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, एक दो या इंफिनिटी? इंफिनिटी, क्योंकि यहां पर आपने इस सीधे साधे वेक्टर को इसको इसके अक्रॉस तोड़ा है। अभी तक तो आपको यही पता था कि आपके पास यदि कोई वेक्टर है ए है तो इसका एक्स एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट होता है ए एक्स आई कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट है। अगर छाया की बात करोगे, स्केलर की बात करोगे तो ए एक्स, प्रोजेक्शन क्या होगा ए एक्स, कंपोनेंट क्या होगा ए एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलाउंग ए वाई जे कैप, जेड एक्सिस के अलाउंग ए जेड के कैप। अभी तक आपको यही पता था कि किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट टूट सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलाउंग, वाई एक्सिस के अलाउंग और जेड एक्सिस के अलाउंग। बट मैंने मना कर दिया आपको, मैंने कहा मैंने एक नया वेक्टर डिजाइन किया, ये आप मुझे इसका इसके अलाउंग कंपोनेंट बताओ। तो क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो इसके अलाउंग ये जो गिरेगा ये परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट ही तो होगा। मतलब आप किसी भी वेक्टर के अक्रॉस कंपोनेंट बना सकते हो, समझ गए ना? तो इनफिनिट कंपोनेंट होते हैं। चलिए हम आंसर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने आई प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड निकाला, देख लो बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी। तो मैग्नीट्यूड पहले का आया √2, आ गया ना? मैंने डायरेक्शन भी बना के दिखा दिया आपको। दूसरा आई माइनस जे कैप का भी कंपोनेंट कितना आ गया √2, आई माइनस जे कैप का मैंने डायरेक्शन भी बता दिया। और फाइनली मैंने आपको एंगल बताया कि पहला वाला एंगल बन रहा था 45 और दूसरा बनेगा -45, ठीक है ना? फिर इसके बाद मैंने डायरेक्शन बताया, ओके। तो यहां पर अच्छा डायरेक्शन ठीक है, तो डायरेक्शन यहां पर किस वेक्टर का निकाला, आई कैप प्लस जे कैप का निकालना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, इन्होंने डायरेक्शन निकाल दिया 2i कैप प्लस 3j कैप का, जिसका निकालना नहीं था। समझ में आया ना? डायरेक्शन किसका निकाल दिया, देखो हमको निकालना था डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 1 प्लस आई कैप एंड 1 माइनस जे कैप। पर गलती से यहां पर किसकी डायरेक्शन निकाल दी है, इसकी, हाँ या ना? तो मिस्टेक हो गई है, उसको इग्नोर मारो। तो ये 2 उससे कोई मतलब नहीं अपना, 3/2 ऐसे देखोगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद देखिए हमने कंपोनेंट निकाला है, तो कंपोनेंट भी स्केलर निकाला गया है, कोई बात नहीं है। तो स्केलर कंपोनेंट अपना 5/√2 आया है और दूसरा कितना आया -1/√2, दोनों आ गए ना, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केवल डिक्टेट करना है, क्वेश्चन की शीट में आपको दे दूंगा। इफ 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप माइनस लैम्डा के कैप यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। बच्चों अगर यूनिट वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा बहुत बढ़िया, नई फिजिक्स की किताब लिख दो सब लोग मिलके। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। 0 इतना कॉन्फिडेंस देखो, 0 है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, यानी 0.4 आई कैप प्लस इतने का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा 0.16, 0.8 का स्क्वायर कितना आएगा 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, हाँ या ना? चलो 6 और 4 10, 6 और 7 और 1 8, 0.80 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, बोलो यस, ठीक है ना? तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.80, यस और नो? तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0.20, बोलो यस। डेसिमल के बाद वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे 10 जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिख सकते हो 0.2, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0.2, लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट, समझ में आया? समझ में बन जाएगा ना? तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको टाइम पास है। चलिए आगे करते हैं, ठीक है ना? बस आंसर नोट कर लो, मैं शीट आपको दूंगा इसकी। तो लैम्डा इक्वल टू 0.2, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, a body is constrained to move along the z-axis of the coordinate system subjected to the constraint force this and this। I के j कैप यूनिट वेक्टर है और बॉडी को 4 मीटर खसका दिया गया है z-axis के अलॉन्ग। चलो तो बताइए वर्क कितना होगा? ओके, फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट
इन्होंने दे दिया है कितना, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इनका कहना है कि हम बॉडी को केवल z एक्सिस में खसका रहे हैं, मतलब x एक्सिस में कोई चेंज नहीं किया, y एक्सिस में कोई चेंज नहीं किया, मतलब x एक्सिस में बिल्कुल नहीं खसकाया, मतलब 0i कैप, y एक्सिस में बिल्कुल नहीं खसकाया, मतलब 0j कैप, बट z एक्सिस में कितना खसकाया, 4 मीटर, तो कितने k कैप, 4k कैप। चलो मल्टीप्लाई, सेम टू सेम का रूल लगता है, -1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 4, 12, आंसर इक्वल टू 12। वर्क किसमें नापते हैं, जूल में, आंसर इक्वल टू 12 जूल। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आ गया समझ में, तो आंसर इक्वल टू 12 जूल। ओके, समझ में आ रहा है अंजलि? लर्न वाला है, सब याद करने वाला है, लर्न कर लो। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं आपको केवी के पेपर्स दिखा दूंगा, नहीं आता है, केवी के पेपर्स दिखा देता हूँ, नहीं आता है, ठीक है। फोर्सेस का आता है, मैंने फोर्स की शीट दी ना आपको, बस वो आता है कि फोर्स का कंपैरिजन करो। बेटा आपके क्वेश्चन बोल रहे थे, बताओ कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सुन लो, मत देखो, शीट मत निकालो, मैं क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम द पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ये पार्टिकल है, यहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, इसको, इसकी पोजीशन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये इसकी पोजीशन है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। और इस पार्टिकल को यहां से घसीट करके 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप पर ले आया गया है, इस पार्टिकल को घसीट करके। अब घसीटे हुए तो कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, यहां पर जो फोर्स लगा है इस पार्टिकल पर, वो फोर्स का वेक्टर दिया गया है, फोर्स का वेक्टर दिया गया है हमारे पास 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। हाँ क्यों ना हो, 3 कैप न्यूटन, ये 3i कैप है। ओके, आपको बताना है वर्क कितना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स तो ये है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बताया था x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो इसको सॉल्व करिए, 14 माइनस 3 कितना, 11 i कैप, 13 माइनस 2 कितना, 11 j कैप, 9 माइनस माइनस 6 कितना, अच्छा बेटा माइनस माइनस 6, 9 माइनस 6 और एक और माइनस, 9 माइनस माइनस 6 15। चलो डॉट प्रोडक्ट, 11 4 जा 44, 11 1 जा 15, 3 जा 45। चलिए 5 और 1 6 और 4 10, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, कैरीज 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10। चेक द आंसर, 100 जूल वर्क विल डन, देयर इज ऑप्शन। ओके, तो आंसर इज 100 जूल। समझ में आया? यस, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। अप्लाई दिस फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। ऑन सिंपलीफाइंग यू विल गेट 1/2, ठीक है ना? एंड 1/2 कितने डिग्री होती है, 60 डिग्री, 1/2 इज 60 डिग्री। सो आंसर एंगल कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। क्लियर होगा? एक कंसेप्ट मेरे को यहां पे याद आ गया है, पैरेललिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनमें कंडीशन क्या लगेगी। देखो बच्चों, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, मान लो ये पहला वेक्टर है
बी और ये वेक्टर ए। साफ बात है अगर बी वेक्टर वेक्टर ए के पैरेलल होगा तो पक्का बी वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए का कुछ ना कुछ गुना होगा m टाइम्स। ये मैंने पहले भी बताया था, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, और बड़ा या छोटा मतलब कुछ ना कुछ टाइम्स होगा, तो वेक्टर बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो देखो इसको लिख सकते हो, या आप ए को बड़ा ले लो बी को छोटा ले लो, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये भी लिख सकते हो। अगर बी ए का कुछ गुना है तो ए भी तो बी का कुछ गुना होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अगर मान लो बी ए का 2 गुना है, वेक्टर बी वेक्टर ए का डबल है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी का क्या होगा? हाफ। तो हाफ भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। समझो इसको, वेक्टर ए का कुछ ना कुछ नाम होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, m टाइम्स ऑफ बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। नाउ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इक्वल टू m टाइम्स ऑफ बी एक्स आई कैप, m टाइम्स ऑफ बी वाई जे कैप, m टाइम्स ऑफ बी जेड के कैप। बीच दोनों वेक्टर के बीच में किसका निशान लगा है? इक्वल का। मतलब दोनों वेक्टर अब इक्वल हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब उनके सारे कंपोनेंट इक्वल होते हैं। मतलब ax i कैप mbx i कैप के इक्वल होगा, तो ax इक्वल टू m टाइम्स ऑफ bx, मतलब ax अपॉन bx इक्वल टू m। bx नीचे आया, कहीं पे दिक्कत हो पूछ लेना, स्पीड में हूं थोड़ा। ay इक्वल टू m टाइम्स ऑफ by, मतलब ay अपॉन by इक्वल्स टू m, एंड az इक्वल टू m टाइम्स ऑफ bz, मतलब az अपॉन bz इक्वल टू कितना? 1 क्यों? m। az अपॉन bz इक्वल टू m। क्लियर हुआ? क्या बना सकते हो आप? स्टेटमेंट क्या दे सकते हो? ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन by इक्वल टू az अपॉन 10th क्लास का रूल a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर लाइन पैरेलल हो तो पहले लाइन होती थी 2D में, इसलिए 2 कंपोनेंट आते थे। अब अगर लाइन 3D में है तो तीनों कंपोनेंट क्या होंगे? सेम रेशियो में। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिटी ऑफ 2 वेक्टर्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 क्या होंगे? इक्वल। लिखो कंडीशन ऑफ पैरेललिटी। अभी इस पे क्वेश्चन आएगा आपकी शीट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना? शीट में काफी सारे क्वेश्चन है, ये बताया नहीं था मैंने। कंडीशन ऑफ पैरेललिटी a1 अपॉन ax अपॉन bx इक्वल टू ay अपॉन by इक्वल टू az अपॉन bz। कंपोनेंट का रेशियो सेम होगा दोनों वेक्टर के, x कंपोनेंट का x के साथ, y कंपोनेंट का y के साथ, और z कंपोनेंट का z के साथ जो रेशियो आएगा वो सेम होगा। ओके, ओके लिख लिया? क्लियर है? नेक्स्ट है ये वेक्टर, अगर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मैंने पढ़ाई है। 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। याद आया? कंपोनेंट फॉर्म में ax bx, ay by, az bz इक्वल टू कितना? 0। यही था, भूल गया कि याद है? पहले वेक्टर के कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट करोगे, ax bx ay by az bz इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट हैं, परपेंडिकुलर हैं,
तो वही रूल लगेगा, a डॉट b इक्वल टू 0। चलो पहला 2 इंटू 4 कितना, लैम्डा इंटू -2 कितना, 1 इंटू -2 कितना, बराबर कितना, क्यों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट बराबर 0। 8 में से 2 गए बराबर 6 -2 लैम्डा बराबर 0। -2 लैम्डा इक्वल टू कितना, माइनस से माइनस लैम्डा बोले तो, समझ में आया? यस, क्लियर है? तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, कंपोनेंट उनके प्रोडक्ट 0 होते हैं। चले आगे, हाँ show that the area of the triangle between the vectors a and b is 1 of the magnitude of a cross b। प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने आपको याद करो मैंने दिखाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एक वेक्टर वेक्टर a है और एक वेक्टर वेक्टर b है तो मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने डायरेक्ट लिखा था 1/2 वेक्टर a क्रॉस b, लिखाया था ना? चलो देखो अब इसको प्रूफ करा रहा हूँ ये क्यों होगा। बेटा इसको यदि ओपन करोगे तो ये बनेगा वेक्टर a क्रॉस b मतलब मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b साइन थीटा n कैप, कहो हाँ बनेगा ना, साइन थीटा n कैप 1/2 वेक्टर a का मॉड वेक्टर a वेक्टर b का मॉड वेक्टर b साइन थीटा का मॉड कुछ नहीं होगा, n कैप का मॉड कितना 1 यूनिट वेक्टर मतलब बचेगा 1/2 मॉड a मॉड b साइन थीटा। अब आपको प्रूफ करना है कि ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा, साबित करना है, ठीक ना? चलिए देखते हैं, एक ले लिया अपन ने वेक्टर a, अब ये वेक्टर a है, हमें तो ट्रायंगल निकालना है तो वेक्टर a की लेंथ कितनी होगी मॉड a, ये वेक्टर b बच्चों इसकी लेंथ कितनी होगी मॉड b, समझ गया ना? थोड़ा कंफ्यूजन कम हो इसलिए इसको मैं a लिख लेता हूँ और इसको मैं क्या लिख लेता हूँ b, क्योंकि वेक्टर a का मॉड मॉड a को अपन a लिख सकते हैं और मॉड b को अपन b लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब इसको ज्वाइन कर दो, मान लो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये बेटा पूरा वेक्टर a है और ये पूरा वेक्टर b है। ये क्या है हमको इससे मतलब नहीं है, हमको दो से मतलब है, वेक्टर a से और वेक्टर b से। बेटा इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, कितना एंगल है थीटा। अब हमने बचपन में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट मतलब सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर। चलो ये पकड़ लो, इसका कुछ नाम दे दो, कैपिटल ए नाम दे दो और इस पर परपेंडिकुलर ठोक दो, इस पे ये डाल दिया परपेंडिकुलर, आपने डाल दिया। चलो ठीक है ना, एरिया 1/2, हाँ बेस क्या माना है a, बेस माना है a, और अगर बेस a माना है तो हाइट क्या होगी am, हाइट होगी क्या am, 9th क्लास की मैथमेटिक्स, हाइट होगी am, समझ में आया? अब am को निकालने में पूरा जोर लगा दो। ये एंगल कितना दिख रहा है बेटा थीटा, कितना एंगल है इस थीटा के लिए, ये क्या बेस या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन से भगवान देते हैं हमको, साइन थीटा या कॉस थीटा? पकड़ो साइन थीटा को याद करो, आंख मूंद करके याद करेंगे, साइन थीटा प्रकट हो गए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है am, हाइपोटेनस क्या बन गया 20, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने लाइट मारो परपेंडिकुलर b जाएगा, मतलब am अपॉन b, हाँ है ना? तो am इक्वल टू क्या हो गया b साइन थीटा, समझ में आया? मतलब 1/2 a इंटू b साइन थीटा, ये प्रोडक्ट मतलब सिंपल प्रोडक्ट है a b साइन थीटा 1/2। क्या इस a को मॉड वेक्टर a लिख सकते हो? क्या इस b को मॉड वेक्टर b लिख सकते हो? क्या इसको साइन थीटा तो लिख ही सकते हो ना? और ऊपर देखो 1/2 a साइन थीटा b साइन थीटा किसकी वैल्यू आई थी 1/2 a क्रॉस b आई थी, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। इसका मतलब वाकई में ये एरिया ही है, समझ में आया? एरिया ही है। सर आपने वो a वेक्टर लिया है और वो b वेक्टर को माइनस b है क्या? कहाँ है माइनस b? सबसे ऊपर नहीं, ये a है ये b है, सर वो वाला है, ये वाला डायग्राम नहीं, कुछ नहीं है, इसका नाम है इसका, अरे 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 बेटा
ये आगे निकल गई थी एक्चुअली, पूछ लिया करो वेक्टर भी। माइनस भी तो ये बनता ना, अगर ये वेक्टर भी है तो माइनस भी कहाँ बनता, पीछे ये बनता माइनस भी, ठीक है ना। अच्छा करते हो वैसे पूछ लिया करो, जब अभी पढ़ देते तो छोटे छोटे कंफ्यूजन से बिल्कुल परेशान हो जाते थे। क्या लिख दिया, माइनस लग गया तो नींद उड़ जाती थी। चलो ठीक, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, वो व्हाइट बोर्ड है वैसे भी। हाँ चलो ठीक। Okay, next question. For what value of a does the vector a equal to, दो वेक्टर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहला वेक्टर ए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर वेक्टर b इक्वल टू 2ai कैप प्लस aj कैप माइनस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 0 आएगी। चलो सॉल्व करो, a इंटू 2a कितना हो गया, 2a कितना हो गया, 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ऊपर 2 है नीचे a है, माइनस कितना 2a, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये तो। ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करो तो -8 और सम कर दो -2 -4 प्लस 2, ठीक है ना। तो 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0। 2a कॉमन कितना बचेगा, 2a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, 2a कॉमन a माइनस 2 बचेगा, ओके, प्लस 2 कॉमन क्या बचेगा, a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों a माइनस 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 2 इक्वल टू, एक बार ये 0, a माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी पहला आंसर a इक्वल टू 2, पहला आंसर क्लियर है ना। दूसरा आंसर 2a प्लस 2 इक्वल टू 0 मींस 2a इक्वल्स टू माइनस 2, a इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, आंसर कितना -1। तो दो आंसर्स आ गए, a इक्वल टू -2, इक्वल टू -1 एंड a इक्वल्स टू 2। इन दोनों वैल्यू के लिए अपने जो दोनों वेक्टर हैं परपेंडिकुलर होंगे, इन वैल्यूज के लिए ये वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर है। यस, वेक्टर के एडिशन के लिए एसेंशियल शर्त क्या है, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर, दे मस्ट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर और डिफरेंट नेचर, सेम नेचर, क्योंकि फोर्स के साथ फोर्स को ही ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते, मतलब सेम नेचर की ही वेक्टर क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट विल बी द लीडिंग डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, उनके डायगोनल से वो रिजल्टेंट पास होता है। एक जीरो वेक्टर का एग्जांपल बताइए, एक जीरो वेक्टर का एग्जांपल बताइए। आंसर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, चलने वाला है बट रुका हुआ है, अभी उसको देख के आप पता तो नहीं लगा सकते हो ना कि कहां चलेगा। हो सकता है आपने बोला यहां चलेगा और चल दिया कहीं और, तो लिखो एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर, एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, the velocity vector of an stationary object is a zero vector. ठीक है,
The velocity vector of stationary object is a zero vector. Clear है? Next question. When the magnitude of a plus b vector will be equal to a minus b. कब a plus b का मैग्नीट्यूड a minus b के इक्वल होगा? a plus b का मैग्नीट्यूड a minus b के इक्वल कब होगा? बताइए. a plus b का मैग्नीट्यूड. When the magnitude of a plus b का मैग्नीट्यूड you can write like this. Vector a plus b का मैग्नीट्यूड and vector a minus b का मैग्नीट्यूड you can write like this. Say yes or no? Okay. Now a plus b का मैग्नीट्यूड you can give by under root a square plus b square plus 2ab cos of theta. Yes or no? And a minus b का मैग्नीट्यूड निशा a square plus b square आगे बोलो क्या आएगा? गुड माइनस 2ab cos थीटा. रूट देखने के बाद एक ही सॉल्व करने का तरीका स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. क्लियर हुआ? a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल. क्लियर हो गया? चलिए इसको इधर ले आइए. क्या हो गया? 4ab cos ऑफ माइनस 2ab है और उधर से आएगा 2ab तो प्लस हो जाएगा. 4ab cos थीटा इक्वल टू 0. यस और नो? 4 कांस्टेंट है, मॉड a कांस्टेंट है, मॉड b कांस्टेंट है, सब 0 के नीचे चले गए यानी cos थीटा इक्वल टू 0 यानी cos थीटा इक्वल टू cos कितने डिग्री? 90. आंसर थीटा इक्वल टू कितने डिग्री? 90. मतलब यदि दो वेक्टर a और b परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस b और a माइनस b दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे. अभी देखा था ना एक क्वेश्चन i कैप प्लस j कैप और i कैप माइनस j कैप दोनों के मैग्नीट्यूड कितने आए थे? सेम आए थे. √2 और √2 क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे. दिख रहा है? Next question. What are the number of components in which a vector may be resolved? एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है? 3. नो, अभी मैंने वही बताया. 3 तो स्टैंडर्ड है बेटा. 3 क्या है? स्टैंडर्ड. इंफिनिटी है ना. आप मर्जी चाहो तो कितने भी पार्ट में तोड़ सकते हो. 3 तो स्टैंडर्ड है.